हाय फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग भारत के पठारों के बारे में देखेंगे। ठीक है, भारत में जितने भी मुख्य पठार हैं उन सब पे एक नजर डालेंगे। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि कहा जाता है कि भारत में प्राचीन से प्राचीन और नवीन से नवीन चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, जो नवीन चट्टान है उसमें हम हिमालय को लेते हैं जिसका निर्माण आज भी जारी है। ठीक है, और प्राचीनतम चट्टानों में ठीक है हम अपने प्रायद्वीपीय क्षेत्र को लेते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीप आप समझ लीजिए कि प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र को कहते हैं, प्रायद्वीप ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जो तीन साइड से पानी से घिरा हो। ठीक है, जो तीन साइड से पानी से घिरा हो। तो हमारे यहाँ इंडिया में आप देखोगे इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो ये तीनों साइड से ये जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, गुजरात से लेके और इधर पश्चिम बंगाल तक का, ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरा तीनों साइड पानी है। तो इस क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो पूरा का पूरा एक पठारी भाग है। ये जो है इतनी प्राचीनतम चट्टान है, इतना प्राचीनतम भाग है कि हम कह सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति तभी हुई थी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय का ये हिस्सा है। ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं गोंडवाना लैंड के बारे में। तो पहले जो पृथ्वी थी वो पूरा एक गोला थी। उस पे जो है जैसे आज 7 महाद्वीप हैं, 4 महासागर हैं, तो इस तरह से डिवाइड नहीं था। पूरा एक पूरा स्थल था एक जगह पे और उसके चारों ओर जल था, उसके चारों ओर जल था। ठीक है, सागर था। ये जो हिस्सा है इसको हम पेंजिया कहते थे, इसको हमने नाम दिया पेंजिया। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो जल है उसको हमने नाम दिया पैंथा लाशा, उसको हमने कहा पैंथा लाशा। ठीक है, अब हुआ क्या, समय के साथ साथ ये पेंजिया 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। पेंजिया 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ठीक है, और इसके बीच में ये जो बाहर सागर था इसका जल जो है इसमें आ गया, बीच में इसके ये जल भर गया। इसको हमने नाम दिया टेथिस सागर, इसको हमने कहा टेथिस सागर। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है, मैं बाहर लिख दे रहा हूं गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, समय के साथ साथ ये अंगारा लैंड फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये बन जाएगा नॉर्थ अमेरिका, आपको पता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, और ये बन जाएगा हमारा यूरोप। ठीक है, जो हमारा गोंडवाना लैंड था वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। चार पार्ट में डिवाइड हो गया। इसको हमने कहा साउथ अमेरिका, इसको हमने कहा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और ये हमारा हो गया साउथ अफ्रीका, और ये हमारा हो गया इंडो
ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारे इस तरीके से कॉन्टिनेंट बन गए। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो हमारा इंडो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है ये नॉर्थ की ओर खिसकता गया, ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया। ठीक है, और इंडिया वाली जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट में जाके टकरा गई। ठीक है, उसके टकराने से क्या हुआ कि उसका हिस्सा क्या हुआ, आगे वाला हिस्सा जो है उठता चला गया। जो बीच में टेथिस सागर में मलबा था वो मलबा ऊपर उठने लगा, उसके उठने से हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसलिए हमने कहा कि भारत में प्राचीन से प्राचीन, ठीक है, अर्थात गोंडवाना लैंड के समय की, पृथ्वी के उत्पत्ति के समय की, ठीक है, और नवीन से नवीन जो हमारा हिमालय पर्वत है आज भी निर्माण है कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है पूरा का पूरा पठारी भाग है, लेकिन क्योंकि ये बहुत प्राचीन है तो लंबे समय से अपर्दन और अपक्षय के कारण यहाँ कई सारे छोटे छोटे पठारों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो है हम देखते हैं जो भी हमारे महत्वपूर्ण है वो किस लिए फेमस हैं, कहाँ स्थित हैं, इन पे जो है थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हमारा मालवा का पठार। ठीक है, आपको पता है एमपी वाला क्षेत्र है अपना एमपी। ठीक है, तो मालवा का पठार एमपी में। आपको याद रखना है कि भारत में जितने भी पठार स्थित हैं उसमें सर्वाधिक अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र, सर्वाधिक अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, कौन से, हमारा मालवा का पठार। एक बात और याद रखना, इसी मालवा के पठार पर एक नदी बहती है, उसको हम कहते हैं चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी की घाटी, ठीक है, सबसे अधिक अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है। तो अगर ऑप्शन में हमारे पास मालवा का पठार है, ठीक है, कौन सा पठार सबसे अधिक अपर्दित है, तो आंसर है मालवा का पठार। लेकिन मालवा के पठार पे भी कौन सी जगह है, तो वो चंबल की घाटी है। इसलिए अगर दोनों ऑप्शन में है तो हमारा राइट आंसर चंबल की घाटी है सर्वाधिक अपर्दित, और केवल प्लेटू दिया है तो हमारा जो है मालवा का पठार उसका आंसर होता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जो अपर्दन पाया जाता है वो किस तरह का होता है, तो उसको हम कहते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, ठीक है, इसमें जो है अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन का मतलब है कि काफी गहरी गहरी जो है नालियां बन जाती हैं, जो मिट्टी की उपजाऊ परत है वो पूरी बह जाती है। ठीक है, मतलब कह सकते हो कुछ इस तरीके से, अगर ये हमारा खेत है तो इसमें जो है इस तरीके से पतली पतली नालियां बन जाती हैं, और ये इतनी गहरी होती हैं कि मिट्टी की सारी उपजाऊ क्षमता खत्म कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भूमि का निर्माण होता है, ऐसी भूमि को हम नाम देते हैं उत्खात भूमि। ठीक है, तो याद रखना मालवा के पठार के बारे में कि सर्वाधिक अपर्दन से प्रभावित है, इस पे भी चंबल घाटी। ठीक है, कैसा अपर्दन पाया जाता है, तो अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन का मतलब इस तरीके से छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, और उससे जो भूमि का निर्माण होता है उसको हम उत्खात भूमि कहते हैं, और एमपी में ये स्थित है। ठीक है, तो इतने पॉइंट जो है हमें इसके याद रखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आगे बात करते हैं, आप नोट करते रहिए क्योंकि मुझे जो है मिटाते रहूंगा, जरूरत पड़ेगी तो अभी यहाँ पे, तो साथ साथ आप जो है नोट करते रहिए। उसके बाद बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड जो है यूपी और एमपी, ठीक है, यूपी और एमपी दोनों में स्थित है। ठीक है, ये जो है बुंदेलखंडी नीच चट्टानों के लिए फेमस है। मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है बुंदेलखंडी नीच चट्टानों के लिए फेमस है। तो याद रखना बुंदेलखंड का पठार यूपी और एमपी दोनों में स्थित है, और ये बुंदेलखंडी नीच चट्टानों के लिए फेमस है।
इसके बाद बात करें बघेलखंड के पठार की, तो बघेलखंड के पठार के बारे में आपको याद रखना है कि ये पठार मानसूनी वनों से ढका हुआ है, ठीक है, मानसूनी वनों से कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद एमपी में एक पठार और है जिसका नाम है भांडेर। भांडेर पठार के बारे में आप याद रखना कि ये जो है चूना पत्थर के लिए फेमस है, चूना पत्थर, चूना पत्थर के लिए बहुत फेमस है। इसीलिए एमपी में कई सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई हैं। आपने नाम सुना होगा कटनी, सतना, ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई हैं। उसका जो मेन सोर्स है वो हमारा भांडेर का पठार है, जो चूना पत्थर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें बैतूल के पठार की, तो ये दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है, एक है गाबिलगढ़ और दूसरी है महादेव। मैंने आपको पहाड़ी वाला पढ़ा दिया है, आप वहां पे एक बार उनकी लोकेशन देख लेना। जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी थी उसके दक्षिण में मैंने आपको 5 श्रेणियां बताई थी, उसमें जो है गाबिलगढ़ और महादेव जो दूसरे और तीसरे नंबर की है, उनके बीच में जो है बैतूल का पठार स्थित है। और इसी पठार से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं ताप्ती नदी, ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा ताप्ती, आपने नाम सुना होगा। तो ताप्ती नदी जो है इस बैतूल के पठार से होकर बहती है। इसके बाद बात करें तो हमारा है अगला छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, मैंने इसको 2 पार्ट में लिख दिया है, हजारीबाग और रांची, ठीक है। ये जो है छोटा नागपुर का पठार है। आपको पता होगा कि ये जो है सबसे धनी पठार है, ठीक है, सर्वाधिक खनिज हमें इसी पठार से प्राप्त होते हैं। जो एक नदी है उसका नाम याद रखना, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी क्या करती है कि इस छोटा नागपुर पठार को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जो दामोदर नदी के उत्तर का क्षेत्र है उसको हमने नाम दिया हजारीबाग का पठार, और जो दक्षिण का क्षेत्र है दामोदर नदी के उसको हमने नाम दिया रांची का पठार, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पठार हो गए, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। इनको ज्वाइन करके बोलते हैं तो हम कह देते हैं छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। हजारीबाग पठार के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। मैंने आपको बताई थी, पार्श्वनाथ श्रेणियां बताई थी, ठीक है। और वहां पे जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है, ठीक है। तो वो इसी हजारीबाग प्लेटू पर स्थित है। अगर पठार का नाम पूछे तो वो हमारा हजारीबाग है, ठीक है। इसके बाद बात करें रांची के पठार की, तो आपको यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, रांची के पठार पर बहुचक्रीय अपर्दन पाया जाता है, ठीक है। यहां पे जो है बहुचक्रीय अपर्दन देखने को मिलता है, ठीक है। इस पठार पर जो है आपको बहुचक्रीय अपर्दन देखने को मिलता है। उससे क्या होता है, बहुचक्रीय अपर्दन से किस तरह की भूमि का निर्माण होता है, तो हम उसको कहते हैं पाट भूमि, ठीक है, उसको कहते हैं पाट भूमि। पाट भूमि क्या होती है, तो जैसे कि एक समतल प्लेन कोई लैंड है और उसके चारों तरफ से क्या हो जाए, अपर्दन हो जाए, तो क्या होगा कि जो वो समतल भूमि है अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। वो ऊपर थी नहीं, वो तो समतल थी, लेकिन क्या हुआ, उसके आसपास का ये जो क्षेत्र था ये अपर्दित हो गया। तो यहाँ पे जो भूमि बची, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, नीचा हो गया, और ये क्षेत्र जो है ऊपर हो गया। तो इसको हमने नाम दे दिया पाट भूमि। अर्थात पाट भूमि ऐसी भूमि को कहते हैं जब कोई समतल भूमि अपर्दन के बाद ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो पाट भूमियां कहां पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है रांची के पठार पर। कैसा अपर्दन पाया जाता है, तो बहुचक्रीय अपर्दन। यहां हमारा मिल रहा था अवनाली का अपर्दन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की, ठीक है। उड़ीसा में एक पठार है हमारा जिसको हम कहते हैं दंडकारण्य का पठार। ये एक शुष्क क्षेत्र है, ठीक है, ड्राई रीजन है, और ये जो है लौह अयस्क और बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। तो याद रखना ये जो है एक शुष्क क्षेत्र है, कहां है, उड़ीसा, ठीक है, शुष्क क्षेत्र है और लौह अयस्क और बॉक्साइट उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है।
इसके बाद बात करें हम बस्तर के पठार की, छत्तीसगढ़ में, तो ये जो बस्तर का पठार है ये दंडकारण्य पठार का ही दक्षिणी विस्तार है, जिसको हम छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर शीशम, सागौन, तेंदुपत्ता आदि के बहुत अधिक वृक्ष पाए जाते हैं। तो आप याद रखना, ये बस्तर का पठार है और दंडकारण्य पठार का ही छत्तीसगढ़ में दक्षिणी विस्तार है, जिसको जो है हम बस्तर का पठार कहते हैं। और यहाँ पे शीशम, सागौन और तेंदुपत्ता मिलता है। इसके बाद बात करते हैं हम दक्कन पठार की, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा दक्कन का पठार। इसका निर्माण क्रीटेशियस युग में ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है ये। ठीक है, जो ज्वालामुखी फटा, उससे जो है लावा निकला। ठीक है, तो उससे जो है इस दक्कन पठार का निर्माण हुआ। इसमें जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर अर्थात इधर से ऐसे जाएं तो यहां पर जो है जो लावा की मोटाई है वो कम होती जाती है। ठीक है, लावा की मोटाई कम होती जाती है और यहीं पे इससे ही जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो है कपास बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर काली मिट्टी मिलती है और जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो रेगुर या काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। इसके बाद बात करें तेलंगाना का पठार, तो आपको पता है अभी हाल ही में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, उसका रीजन क्या था, 2014 में हो गया था। उसका रीजन क्या था कि ये जो है एक शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, ये एक शुष्क क्षेत्र है और शुष्क होने के कारण ये आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसका विकास नहीं हो पा रहा था, इसलिए इसने अलग स्टेट की मांग की और ये जो है अलग होने का इसका यही एक रीजन था, जिसकी वजह से जो इसको एक अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, तो तेलंगाना का पठार ये जो है क्या है, शुष्क क्षेत्र है, आपको याद रखना है। उसके बाद इसी का दक्षिणी विस्तार है रॉयल सीमा का पठार। ठीक है, रॉयल सीमा का पठार, इसके बारे में आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि ये हमारा जो प्रायद्वीप भारत है उस पे सर्वाधिक शुष्क पठार है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम ड्राई, सभी पठारों में सबसे ज्यादा ड्राई कौन है, तो रॉयल सीमा का पठार है। क्यों, रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है कि जो हमारा मानसून है, आप मानसून वाली वीडियो देखना, उसमें समझाया गया है कि जो मानसून है वो यहाँ पे केरल के तट पे टकराकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो है हमारी जो पश्चिमी शाखा है वो इधर पश्चिमी घाट पे बारिश करते हुए जाती है। ठीक है, पूर्वी शाखा हमारी इस तट पे, पूर्वी तट पे बारिश नहीं करती है, सीधे निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है। लेकिन जब लौटता हुआ मानसून आता है तो वो जो है इस पूर्वी तट पे बारिश करता है, लेकिन जो हमारा पश्चिमी मानसून है, ठीक है, वो जो है पश्चिमी तट पे बारिश नहीं करता, अर्थात ये जाते हुए करता है और ये वाला आते हुए करता है। तो ये पूर्वी तट पे भी बारिश होती है, पश्चिमी तट पे भी बारिश होती है, लेकिन इसके बीच का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे जो है वर्षा नहीं होती है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसी कारण ये जो है सर्वाधिक शुष्क पठार है। इसके बाद बात करें कर्नाटक पठार की, तो ये जो है भारत का दूसरा सबसे धनी पठार है। भारत का दूसरा सबसे धनी पठार है। पहला कौन सा है, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, ये दूसरा सबसे धनी पठार है और ये लौह अयस्क और मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है। लौह अयस्क और मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है। और लास्ट है हमारा मैसूर का पठार, तो ये कर्नाटक पठार का ही एक दक्षिणी विस्तार है और इसी पे जो है कावेरी नदी बहती है। ठीक है, कावेरी नदी इसी पे बहती है और कर्नाटक का ही दक्षिणी भाग है। उसके बाद एक रह गया हमारा मेघालय का पठार।
तो मेघालय का पठार जो है आपको पता होगा, यहाँ पे दो स्थान है, एक है मौसिनराम, दूसरा है चेरापूंजी, ठीक है, जहां पर विश्व की अधिकतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो इसी कारण से जो हमारा मेघालय का पठार है ये विश्व का आर्द्रतम पठार है, विश्व का आर्द्रतम पठार है। और ये जो है हमारे प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये जो है मालदा गैप के द्वारा, ये मालदा गैप के द्वारा क्या हो गया, हमारे प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। ठीक है, लेकिन ये इसी का एक हिस्सा है और विश्व का आर्द्रतम पठार है। मालदा गैप क्या है, तो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा अपने साथ लाई गई अपरदित चीजों से क्या हो गया कि यहाँ की भूमि नीचे धंस गई। ठीक है, जिसकी वजह से एक गैप का निर्माण हुआ, उसको हमने नाम दिया मालदा गैप। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अलग हो गया और विश्व का सबसे आर्द्रतम पठार है। तो आपको जो है ये चीजें याद रखनी है। तो जितने भी मुख्य पठार थे और उनकी जो भी मुख्य विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसकी मैपिंग कर लेना और अच्छे से इसके नोट्स बनाओगे तो याद हो जाएगा आपको एक दो बार मैपिंग करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।